Hello dear students, Jai Hind and very good morning to all of you. Today we will read second part of the essay A Girl with a Basket. अभी तक हमने जो फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है उसको रिव्यू कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि लेखक विलियम सी डगलस अपनी यात्रा दिल्ली से रानीखेत के लिए शुरू करते हैं। रास्ते में पड़ने वाले सभी स्टेशनों पर वे उतरते हैं और लोगों से बात करते हैं, लेकिन एक विशेष स्टेशन पर उनका ये सिलसिला बाधित होता है। जैसे ही स्टेशन पर उतरते हैं वैसे ही छोटे छोटे टोकरी और पंखे बेचने वाले बच्चों का एक झुंड लेखक को घेर लेता है। अब आगे लेखक बता रहे हैं कि आखिर ये बच्चे हैं कौन जो उनको घेरे हुए हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट पार्ट सेकंड ऑफ दिस लेक्चर। स्क्रीन पे आ जाइए। हम लोग अब यहाँ से हमने टिक कर दी, यहाँ से शुरुआत करते हैं। लेखक बता रहे हैं कि ये जो बच्चे उनको घेरे हुए थे रेलवे स्टेशन पे, वो आखिर थे कौन। तो लेखक कह रहे हैं कि दीज वे रिफ्यूजी चिल्ड्रेन। रिफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी, ऐसे लोग जो एक देश से दूसरे देश में बिना वीज़ा और पासपोर्ट के आते हैं, और ऐसे लोगों को शरणार्थी कहते हैं। तो दीज वेर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये सब शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड। तो लेखक बता रहे हैं कि व्हेन पार्टीशन, जब बंटवारा हो गया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान का, तो कह रहे हैं कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और इसकी घोषणा हुई, इट वाज डिक्रीड, 100,000 ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स। तब हजारों लोग, सैकड़ों हजार लोग पुल्ड अप देयर रूट्स एंड चेंज देयर रेजिडेंसेस। तो सैकड़ों हजार लोगों ने अपना आवास पूरी तरह से बदल लिया, सब कुछ छोड़ करके वहाँ से आ गए। अब कितने लोग वहाँ से आए, लेखक अगली लाइन में बता रहे हैं, 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया। तो 9 मिलियन लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ दिया एंड केम टू इंडिया, और भारत आ गए। व्हाट वाज द रीज़न व्हाई दे केम टू इंडिया, इट इज़ गिवन इन द नेक्स्ट। दे वर ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैंटासिज्म। और ये लोग धार्मिक उन्माद की वजह से, धर्म को लेकर जो झगड़ा होता है उसको अवॉइड करने के लिए, दे केम टू इंडिया जस्ट टू अवॉइड रिलीजियस डिस्प्यूट। तो जो रिलीजियस डिस्प्यूट था, वहाँ पे धर्म को लेकर झगड़ा था कि हिंदू और मुसलमान का, तो इसलिए 9 मिलियन पीपल जो है पाकिस्तान छोड़ करके इंडिया में आ गए। और उसका मेन रीज़न था धर्म को लेकर के जो भेदभाव था, वहाँ पे धर्म को लेकर जो झगड़ा था, तो ये लोग अवॉइड करना चाह रहे थे कि किसी तरह का रिलीजियस डिस्प्यूट ना हो। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि जब ये लोग अपनी यात्रा को शुरू किए तब भी ये गरीब लोग थे। दे वेर पुअरर, और लेखक कह रहे हैं कि वे और भी गरीब हो गए एज दे बिगिन देयर लॉन्ग ट्रैक। और वे और भी गरीब हो गए जब वो अपने लंबे रास्ते पर चलने की शुरुआत की। उनको लंबा रास्ता तय करना था, पाकिस्तान से भारत आना था, तो चले थे तब तो गरीब थे ही, और आगे बढ़े तो उनके पास जो भी कुछ पैसे वगैरह थे ख़त्म हो गए, तो इस तरह से वो और भी गरीब हो गए। और गरीब क्यों हो गए उसका भी रीज़न लेखक बता रहे हैं, फॉर ऑल दे कुड कैरी, क्योंकि वो जो कुछ अपने साथ ला सकते थे, जो कुछ कैरी कर सकते थे, वाज ए बिट ऑफ फूड, भोजन का कुछ सामान ला सकते थे, एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ अपना संबंधित सामान ला सकते थे, क्योंकि उस समय सवारियों की उतनी व्यवस्था थी नहीं। अधिकतर लोग पैदल आए, सिर्फ छोटे छोटे सामानों को ला सकते थे, बड़े सामान को वो लेकर नहीं आ सकते थे। तो बड़े सामान उन लोगों ने छोड़ दिए, तो फ्यू बिलोंगिंग्स, जो उनके छोटे महत्वपूर्ण चीज़ें थी उसको लेकर आए, बाकी सारी चीज़ें उन्होंने पाकिस्तान में ही छोड़ दिया। सून दे वेयर आउट ऑफ फूड,
क्योंकि घर से एक दिन का 2 दिन का भोजन ही लेकर चला जा सकता है। तो लेखक कह रहे हैं कि सून दे वर आउट ऑफ फूड, बहुत जल्दी ही उनका भोजन भी समाप्त हो गया, भोजन समाप्त हो गया। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? एज अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड they begin to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fall। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि यात्रा शुरुआत करने के कुछ ही दिन बाद they begin to fall by wayside, ये लोग सड़क के किनारे गिरना शुरू हो गए। गिरते क्यों थे? उसका रीज़न क्या है? फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी की वजह से, खाना न मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। और इसी का रीज़न था कि रोड के साइड पे चलते चलते वो लोग गिर जाते थे। एंड डाइड वेयर दे फॉल, और जहाँ गिरते थे वहीं पर मर जाते थे। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट वर सन एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। तो लेखक बता रहे हैं कि जो बच्चे रेलवे स्टेशन पर टोकरियाँ बेच रहे थे, लेखक को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए थे, ये इन्हीं रिफ्यूजियों के बच्चे थे जो पाकिस्तान से भारत आए हुए थे। दे आर देयर पेरेंट्स आर रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज़, ये बच्चे आर देयर पेरेंट्स या उनके माता पिता, आर रिलेटिव्स या उनके सगे संबंधी, हैड गैदर्ड इन द सिटीज़, ये सब लोग शहरों में इकट्ठा हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, छोटे छोटे लोग दुकानें लगाए हुए थे। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, और छोटे छोटे सामान भी बनाकर बेचते थे। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, और वे लोग उस मार्केट में अपनी आजीविका कमाने की कोशिश कर रहे थे जो कि ऑलरेडी ओवर क्राउडेड था, पहले से ही खचाखच भरा हुआ था। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स दैट लाइंड द स्ट्रीट, और जो रिफ्यूजी थे ये रहते कहाँ थे? लेखक बता रहे हैं दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स, ये कपड़े से बने हुए या घास से बने हुए सेट्स में रहते थे। मतलब कपड़े के तंबू बने हुए थे और घास की झोपड़ियाँ बनी हुई थीं, और ये जो इनके टेंट और झोपड़ियाँ थीं वो रोड के दोनों साइड में बिल्कुल लाइंड, मतलब एक लाइन से दोनों साइड में लगी हुई थी। और उन्हीं झोपड़ियों और उन्हीं सेट्स में, उन्हीं तंबुओं में ये रिफ्यूजी बच्चे, इनके माता पिता, इनके जो सगे संबंधी थे वो लोग वहाँ पर रहते थे। द पीजेंट्स एमंग दीज रिफ्यूजीज, इन रिफ्यूजियों में, इन शरणार्थियों में जो छोटे किसान थे, पीजेंट्स मीन्स स्मॉल फार्मर्स, जो छोटे किसान थे, हैड बीन अकस्टम्ड टू लिटिल all their lives for the annual income of an agricultural family does not exceed on an average $100 a year। तो लेखक यहाँ बता रहे हैं कि इनमें जो छोटे किसान थे, had been accustomed to little all their lives, उनको बहुत कम में ही गुजारा करने की आदत थी। उनको आदत पड़ गई थी कि बहुत कम में ही वो अपना गुजारा कर सकते थे, एक बार खाकर भी गुजारा कर सकते थे, ऐसी उनकी आदत हो गई थी। रीज़न बता रहे हैं कि फॉर, क्योंकि द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली डज नॉट एक्सीड एन एवरेज ऑफ $100 a year। तो लेखक कह रहे हैं कि इनकी जो एवरेज इनकम है, जो औसत आय है इन किसानों की, पूरे साल भर में $100 से भी अधिक नहीं है। जब इनकी कमाई ज़्यादा नहीं है तो इस तरह से इनको हैबिट बन गई थी कि कम संसाधनों में ही वो अपना जीवन यापन कर लेते थे। द एवरेज अनस्किल्ड लेबर मेक्स 30 सेंट अ डे और लेस देन $2 a वीक। तो कह रहे हैं कि जो एवरेज अनस्किल्ड लेबर थे, जो औसत के अकुशल श्रमिक थे, वो पूरे एक दिन में सिर्फ 30 सेंट कमा सकते थे। तो जो सेंट है ये अमेरिकन करेंसी, छोटी करेंसी है, जैसे अपने वहाँ पैसा है उसी तरह से वहाँ पे सेंट है। तो कह रहे हैं कि जो अकुशल श्रमिक थे वो 30 सेंट पूरे एक हफ्ते में कमाते थे, और जो 30 सेंट है और 30 सेंट कमाते थे आर लेस देन $2 a वीक, और ये $2 से भी कम, पूरे एक हफ्ते की इनकी कमाई जो थी वो $2 से भी कम थी। देयर इज़ 1 meal a day। अब ये लोग भोजन कैसे करते थे, क्या करते थे?
उनकी डाइट क्या थी, इसके बारे में लेखक बता रही हैं। दे इज इन 1 मील अ डे, ये पूरे दिन में सिर्फ एक बार भोजन करते थे। अब उसको आप चाहे ब्रेकफास्ट कीजिए कहिए, चाहे लंच कहिए, चाहे डिनर कीजिए, तो एक बार ही भोजन करते थे। और भोजन में क्या क्या होता था इसको लेखक बता रहे हैं। एन ओनियन, इनके भोजन में एक प्याज होती थी। ए पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी का टुकड़ा। ए बाउल ऑफ पल्स विथ मिल्क, कह रहे हैं कि एक कटोरी दाल होती थी विथ मिल्क, और कुछ दूध भी होता था। परहैप्स ए बिट ऑफ गोट चीज़, लेखक श्योर नहीं है, कह रहे हैं शायद अ बिट ऑफ गोट चीज़, और बकरी के दूध का बना हुआ एक टुकड़ा पनीर का भी होता है। तो ये गरीब लोग थे, पनीर का टुकड़ा कहाँ से खाएंगे। इस समय ये लोग नहीं रोज पनीर की सब्ज़ी खा पा रहे हैं, तो गरीब लोग पनीर का टुकड़ा कहाँ से खाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक करें कि और इनके खाने पीने की क्या चीज़ें थीं। नो टी, एक कभी चाय नहीं पीते थे। नो कॉफ़ी, कोई कॉफ़ी नहीं। नो फैट, ये फैट भी नहीं लेते थे। अब फैट में क्या आएगा, बटर और घी, जो ऐसी चीज़ें हैं इसको फैट में रखा जाता है भोजन के लिए। नो स्वीट, कोई मिठाई नहीं खाते थे। नो मीट, और मीट भी नहीं खाते थे। $100 अ ईयर इज़ नॉट $2 अ वीक। तो अभी कैलकुलेट कर रहे हैं लेखक कि $100 अ ईयर, ये लोग अगर $100 भी पूरे साल में कमा रहे हों, इज़ नॉट $2 अ वीक। तो अगर हम एक हफ्ते में उसको देखें कि एक हफ्ते में उनकी कमाई क्या हो रही है, अगर $100 वो पूरे साल में कमा रहे हैं, तो लेखक कह रहे हैं कि इज़ नॉट $2 अ वीक, तो यह $2 भी एक हफ्ते में नहीं हो रहा है। Yet even that small amount is hard to earn by selling basket to people too poor to buy them। तो लेखक कह रहे हैं कि एट इवन दैट स्मॉल अमाउंट, फिर भी यह जो छोटा सा अमाउंट है, सिर्फ $2 का पूरे हफ्ते में कमाने का जो छोटा सा अमाउंट है, इज हार्ड टू अर्न, इसी को कमा लेना, इतना ही कमाना बहुत ही मुश्किल था। बाय सेलिंग बास्केट, टोकरियों को बेच करके, टोकरी बेच करके $2 एक हफ्ते में कमाना, यह भी काम बड़ा मुश्किल था। रीज़न क्या है उसका, टोकरी बेचना किसको था, टू पीपल टू बाई, सेलिंग बास्केट टू पीपल टू पुअर टू बाई देम। तो लेकर कह रहे हैं कि उन लोगों को बेचना है, टू पुअर टू बाई देम, दैट मीन्स द पीपल्स आर सो पुअर दैट दे कैन नॉट बाई द बास्केट। तो लेकर कह रहे हैं वो इतने गरीब हैं कि वो लोग टोकरी नहीं खरीद सकते, उन्हीं गरीब लोगों में टोकरी बेचनी है। तो इसलिए कह रहे हैं कि $2 भले ही बहुत छोटा अमाउंट है, फिर भी $2 ही टोकरी बेच करके कमाना बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि वहाँ पे जो खरीदार थे उनके पास पैसे नहीं थे, गरीब लोग थे, गरीब लोगों में टोकरियाँ इनकी बिकती नहीं थी। दैट नो डाउट इज़ द रीज़न These little children descended on me like locust। तो लेखक बता रहे हैं कि यही कारण है कि ये जो छोटे छोटे बच्चे थे वो लेखक के ऊपर टूट पड़े लाइक लोकस्ट, टिड्डियों की तरह। तो लेखक कह रहे हैं कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि बच्चे मेरे ऊपर क्यों टिड्डियों की भांति टूट पड़े। अब उसका रीज़न बता रहे हैं कि टिड्डियों की भांति ये सारे जो बच्चे हैं लेखक के ऊपर क्यों टूट पड़े। टूट पड़ने का मतलब है चारों ओर से उनको, लेखक को देखते ही चारों ओर से इनको घेर लिए। आगे बढ़ते हैं। अब लेखक बता रहे हैं रीज़न, कह रहे हैं कि मैं एन अमेरिकन, जो कि एक अमेरिका का रहने वाला हूँ, was doubtless the most prompting market they had seen। तो लेखक कह रहे हैं कि इसका रीज़न है कि जब बच्चों ने देखा तो देखा कि लेखक जो है एक बहुत ही प्रॉम्प्टिंग बायर हैं, ए वेरी गुड बायर हैं उनके लिए, क्योंकि आदमी को देखने से पता चल जाता है कौन सा धनी है कौन गरीब है। और अगर कोई सामान बेचना है तो निश्चित रूप से सब लोग गरीब आदमी के पास बिल्कुल नहीं जाएंगे, धनी आदमी के पास ही जाएंगे। तो कह रहे हैं कि लेखक, जैसा कि मैं एक अमेरिकन आदमी था, मैं अमेरिकन था, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके लिए एक बहुत ही अच्छा बायर था। आई वॉज ए वेरी गुड बायर फॉर दोज रिफ्यूजी चिल्ड्रंस। बच्चों ने देखा कि एक अच्छे खरीदार हैं और इसीलिए इनको घेर लिए थे। तो नेक्स्ट,
लेखक बता रहे हैं कि उन्होंने फिर आगे क्या किया, बच्चों से टोकरी खरीदे नहीं खरीदे क्या किया, वो आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। आई बॉट वन टेनी बास्केट फॉर अ फ्यू आना, कह रहे हैं कि मैंने एक टीनी बास्केट खरीदी, बहुत छोटी सी टोकरी खरीदी, फॉर फ्यू आना, कुछ आने में। आना सबको मालूम है कि इंडियन करेंसी है, अब तो आने का प्रचलन बहुत कम हो गया है, पहले था 4 आना 8 आना इस तरह से, तो वही आने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कुछ आने की मैंने एक टीनी बास्केट खरीदी, अनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर, कह रहे हैं कि दूसरी एक फल वाली टोकरी खरीदी, फल रखने के लिए टोकरी खरीदी, थोड़ा सा उन्होंने ज़्यादा पैसा दिया। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रुपी, सॉरी, कह रहे हैं कि एक बहुत ही सुंदर वेस्ट पेपर बास्केट इन्होंने खरीदा, मतलब रद्दी के कागज़ रखने के लिए एक टोकरी खरीदी, फॉर अ रुपी, सिर्फ 1 रुपये में। अ लवली स्विंग बास्केट फॉर अ रुपी, और 1 रुपये में ही एक बहुत ही प्यारी सी सिलाई का सामान, स्विंग बास्केट, सिलाई का सामान रखने के लिए उन्होंने एक टोकरी खरीदी। अ फ्यू फैंस फॉर एन आना, और एक आना में उन्होंने कुछ पंखे भी खरीदे, और टू अ पैसे, कह रहे हैं कि वो कुछ पंखे खरीदे, एक या दो पैसे सिर्फ उसको दिए। माई आर्म्स वर फिल्ड, लेकर कह रहे हैं कि इतना सामान खरीद लिए कि इनके जो दोनों हाथ थे पूरी तरह से भर गए। एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट, लेकर कह रहे हैं कि मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किया, और मेरे दोनों हाथ सामान से भर गए। द चिल्ड्रेन पास्ड इन, और कह रहे हैं कि जो स्टेशन पे बच्चे थे वो सब मेरे ही तरफ आ रहे थे, सब बच्चे इन्हीं की तरफ आ रहे थे, क्योंकि इन्होंने सामान खरीदना शुरू कर दिया था। तो जो स्टेशन पे इधर उधर आसपास बच्चे थे वो सब भी इनकी तरफ आ गए। शाउटिंग देयर वेयर्स, और वो अपना सामान हाथ में लिए थे और उसके बारे में चिल्ला रहे थे। आई वॉज प्रिजनर, तो लेखक अपनी उस कंडीशन को अब यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उस समय उनकी स्थिति क्या थी, जब सारे बच्चे उनके आसपास आ गए और वो अपने सामान के बारे में चिल्ला रहे हैं, कोई कह रहा पंखे ले लो, कोई कह रहा टोकरी ले लो, तो इस तरह से उनको घेर कर सारे बच्चे खड़े हो गए हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि आई वॉज अ प्रिजनर कम्प्लीटली सराउंडेड अनेबल टू मूव, कह रहे कि मेरी स्थिति उस समय बिल्कुल कैदियों जैसी हो गई थी। आई वॉज प्रिजनर, मैं उस समय कैदी था, कैदी की तरह था। कम्प्लीटली सराउंडेड, पूरी तरह से घिरा हुआ था। अनेबल टू मूव, और मैं बिल्कुल भी हिलडुल नहीं सकता था। द मोस्ट डिलीजेंट aggressive vendor was a beautiful girl of 9 right in front of me, तो लेखक कह रहे हैं कि एक बहुत ही डेलीगेंट मीन्स होता है परिश्रमी, लेबोरियस, तो कह रहे हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा परिश्रमी लड़की थी, परिश्रमी एंड एग्रेसिव का मतलब होता है फोर्सफुल, आक्रामक, जो अपने बात को मनवाने की कोशिश करता हो, दबाव देता हो। तो जो एग्रेसिव वेंडर थी, मतलब बेचने वाली थी, फेरी लगा के बेचने वालों को वेंडर कहते हैं। वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9, वह एक खूबसूरत 9 साल की लड़की थी। राइट इन फ्रंट ऑफ मी, जो कि ठीक मेरे सामने खड़ी थी। सी हैड ए लवली बास्केट विथ हैंडल, उसके पास एक बहुत ही खूबसूरत टोकरी थी, और यह एक हैंडल वाली टोकरी थी। जैसे एक टोकरी ऐसे हम बना दे रहे हैं, ऐसे टोकरी हो गई और एक बड़ा सा हैंडल इसमें लगा हुआ हो। तो लेकर करें उसके पास एक बहुत सुंदर टोकरी थी और उसमें एक लॉन्ग हैंडल वाली टोकरी थी इस तरह से। एंड सी वांटेड अ रुपी एंड ए हाफ फॉर इट आर अबाउट 30 सेंट। तो लेकर कह रहे हैं सी वांटेड अ रुपी एंड अ हाफ, वह इस टोकरी के 1 रुपया एंड अ हाफ और आधा रुपया, तो 1 रुपया और आधा रुपया ये मिलकर हो जाता है 1.5 रुपया। तो इसका मतलब क्लियर है कि जो लड़की है उस टोकरी को 1.5 रुपये में बेचना चाहती थी, जो कि अगर हम अमेरिकन करेंसी में इसको कन्वर्ट करेंगे 1.5 रुपये को, तो ये हो जाएगा अबाउट 30 सेंट, जो कि 30 सेंट के बराबर होगा। तो लड़की चाह रही या तो लेकर 1.5 रुपया दें, जिसकी वैल्यू अमेरिकन करेंसी में 30 सेंट है। सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीजर, तो लेखक कह रहे हैं कि जो लड़की थी ये बहुत ही अर्नेस्ट प्लीजर थी। अर्नेस्ट प्लीजर का मतलब सिंसियर सपोर्टर होता है, गंभीर तर्क देने वाला। वो अपनी टोकरी बेचना चाह रही थी और वह
बेचने के लिए तर्क भी दे रही थी कि लेखक उसकी टोकरी को क्यों खरीद लें। जैसे बेचने वाले हैं अपने सामान बेचने के लिए तमाम चीज़ें कहते हैं कि मेरा सामान खरीद लीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ, आप नहीं खरीदेंगे तो मेरे पास कुछ पैसे नहीं, मैं खाए बगैर मर जाऊँगी। इस तरह से वो लेखक के सामने खड़ी थी, इस तरह से वो प्लीड कर रही थी। इसीलिए लेखक ने लिखा है कि शी वॉज एन ऑनेस्ट प्लीडर। देयर वेर टीयर्स इन हर आइज, लेखक कह रहे हैं कि उस लड़की के आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हार्ट। तो लेखक कह रहे हैं कि वह लड़की इस तरह से प्लीड कर रही थी, मतलब रिक्वेस्ट कर रही थी, इस तरह से बेग कर रही थी, इस तरह से वो गिड़गिड़ा रही थी सामान खरीदने के लिए कि लेखक कह रहे हैं कि इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हर्ट, वह इस टोन में वह गिड़गिड़ा रही थी कि जो किसी भी हृदय को पिघला सकता है। तो उसके सामने इस तरह से प्लीड कर रही थी कि लेखक कह रहे हैं कि उसके प्लीड करने का, बेग करने का जो टोन था, बात करने का जो तरीका था उसका, वो ऐसा था कि वो किसी के भी हृदय को पिघला सकता था। माई आर्म्स वर फुल, लड़की तो जिद कर रही थी लेखक से कि उनका सामान खरीदें, लेकिन लेखक की मजबूरी थी, सामान खरीद नहीं सकते थे। उसका रीज़न अगले पैसेज में बता रहे हैं कि वो टोकरी खरीद क्यों नहीं सकते थे। लेखक कह रहे हैं माई आर्म्स वर फुल, मेरे दोनों हाथ जो है पूरी तरह से भरे हुए थे। भरे हुए उनका मतलब इतना सामान खरीद लिए थे कि दोनों हाथ उनके भर गए थे। अब एंड ही आल्सो सेड आई हैड नो रूम, कह रहे हैं कि मेरे पास अब बिल्कुल भी कोई जगह नहीं था। यहाँ रूम का मतलब खाली स्थान से है, कोई भी जगह नहीं था कि नया सामान खरीदो और वो अपने पास रख सकें। तो क्या करें, आई हैड नो रूम, मेरे पास बिल्कुल भी अब स्पेस नहीं था, जगह नहीं थी। लेट अलोंग एनी नीड, और कह रहे हैं मुझे अब किसी और टोकरी, फैन और किसी भी चीज़ की, किसी भी आर्टिकल की आवश्यकता भी नहीं थी। फॉर अनदर बास्केट, तो कह रहे हैं मुझे और दूसरी टोकरी की तो आवश्यकता भी नहीं थी और मेरे पास जगह भी नहीं था उसको रखने के लिए। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैन ऑन माई लेफ्ट आर्म, आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, परहैप्स 15 cents in all, which I deposited in the basket of the young girl held imploringly before me। तो लेखक खरीद नहीं सकते थे, आवश्यकता भी नहीं थी, बट एक्चुअली द राइटर वांटेड टू हेल्प द लिटिल गर्ल, लेकिन लेखक उस छोटी लड़की की मदद करना चाहते थे। उनको उस पर दया आ गई थी, जैसा कि उन्होंने लिखा है कि इस तरह से वो अनुरोध कर रही थी कि किसी का भी हृदय पिघल जाए। तो उन्होंने उस लड़की की मदद करने के लिए क्या किया, उन्होंने अब आगे की लाइन में ये बता रहे हैं, बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, उन्होंने अपने लेफ्ट आर्म में, बाएं हाथ पे जितना भी दाहिने हाथ का, राइट हैंड का जो भी सामान था उसको उन्होंने लेफ्ट आर्म पे रख दिया। एंड रीच्ड इनटू माय राइट कोट पॉकेट, तो यहाँ रीच्ड का मतलब है कि दे पुट हिज राइट हैंड इनटू राइट कोट पॉकेट, उन्होंने अपने दाहिने हाथ को अपने कोट के दाहिनी पॉकेट में डाले। एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, और उन्होंने हाथ जेब में हाथ डाला तो जितने भी चेंज पैसे थे, जितने भी खुले पैसे थे, जितने भी सिक्के थे, उन्होंने एक मुट्ठी भर सिक्का निकाल लिया। परहैप्स 15 cents इन ऑल, कह रहे हैं कि लगभग एक कुल मिलाकर के 15 सेंट रहे होंगे। which I deposited in the basket that the young girl held imploringly before me। तो लिखे कह रहे हैं कि जेब में हाथ डाले, लगभग 15 सेंट जो सिक्के थे उसको निकाले मुट्ठी भर, और वह उस टोकरी में डाल दिए जो टोकरी वह लड़की अपने हाथ में लेकर के लेखक के सामने उसको बेचने के लिए खड़ी थी। तो इन्होंने क्या किया, जेब में हाथ डाला, पैसे निकाले और उस पैसे को उस लड़की की टोकरी में डाल दिए। इस तरह से वो, ऐसा उन्होंने क्यों किया, लेखक खुद बता रहे हैं, आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाय द बास्केट। लेखक कह रहे कि मैं ऐसा करके यह बात उसको बताना चाह रहा था कि मैं टोकरी खरीद नहीं सकता हूँ। टोकरी खरीद नहीं सकते हैं, लेकिन उसको पैसे देना चाह रहे हैं, उसकी मदद करना चाह रहे हैं, और इसलिए लेखक ने ऐसा किया। ओके।
ठीक, तो लेखक ये कह रहे हैं कि वो इस बात को एक्सप्लेन करना चाह रहे थे कि वो टोकरी खरीद तो नहीं सकती, बट एक्सटेंडेड द ग्रेच्युटी एज अ सब्सटीट्यूट, लेकिन वह इसके बदले कुछ उसको दे सकते हैं। वो एक्सटेंड करना चाह रहे थे, देना चाह रहे थे। ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी कहते हैं मनी एज अ गिफ्ट, ऐसा पैसा जो हम एज ए गिफ्ट देते हैं, चैरिटी में देते हैं, खैरात में देते हैं। तो लेखक इस बात को एक्सप्लेन करना चाह रहे थे कि हम तुमको खैरात में ही दे देंगे, ऐसे दान में पैसा तो दे देंगे लेकिन टोकरी नहीं खरीद सकते हैं। आई रियलाइज एट वंस व्हाट हैपेंस आई रियलाइज एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन। लेखक कह रहे हैं कि मैंने तुरंत रियलाइज़ कर लिया, मुझे तुरंत आभास हो गया कि मैंने ऐसा करके कौन सी गलती कर दी है, कौन सा ऑफेंस कर दिया, कौन सा अपराध कर दिया है। दिस चाइल्ड ऑफ 9, लेखक कह रहे हैं कि यह 9 साल की लड़की, ड्रेस्ड इन रैग्स, जो कि फटे पुराने कपड़े हुए पहनी है, एंड ऑन एड्स ऑफ स्टारवेशन, और जो कि भुखमरी के कगार पे है। ही इज़ ऑलमोस्ट डाइंग ऑफ हैंगर, वह बिल्कुल भुखमरी के कगार पे है। फिर भी उसने क्या किया, सी रेज्ड हर चिन, चिन मीन्स तो टुड्डी होता है, लेकिन यहाँ चिन का मतलब है फेस से। रेज्ड हर फेस, उसने अपना चेहरा ऊपर किया। रेज्ड इनटू द बास्केट, रेज्ड इनटू द बास्केट मीन्स सी पुट हर हैंड इनटू द बास्केट, वो अपना हाथ बास्केट में ले गई। एंड विथ ऑल प्राइड एंड ग्रेसियसनेस, और पूरे गर्व के साथ, पूरे सम्मान के साथ, जो एक ग्रेसियसनेस ऑफ लेडी, और जो एक महिला का सम्मान होता है, जो गर्व होता है, जो प्राइड होता है, जो ग्रेसियसनेस होता है, पूरे सम्मान के साथ वो अपना चेहरा ऊपर करती है। हैंडेड द मनी बैक टू मी, और वह पूरा पैसा मुझे वापस कर देती है। ऐसा उसने इसलिए किया, वह लेखक को दिखाना चाहती थी, बताना चाहती थी कि दैट आई एम नॉट ए बेगर, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं परिश्रम करके पैसा कमाती हूँ और मुझे आपकी भीख नहीं चाहिए, मुझे आपका खैरात नहीं चाहिए। इसलिए उसने पूरे गर्व के साथ लेखक के द्वारा जो पैसा टोकरी में रखा गया था उसको अपने हाथ से तुरंत निकालती है और लेखक को वापस कर देती है। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, लेखक कह रहे हैं कि अब मेरे पास केवल एक ही विकल्प बचा हुआ था। देयर वॉज ओनली वन ऑप्शन, मेरे पास अब सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि मैं टोकरी खरीदूं। तो लेखक कह रहे हैं आई बॉट द बास्केट, लेखक टोकरी खरीद लेते हैं। खरीदते इसलिए हैं बिकॉज द ऑथर वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड विद द बिहेवियर ऑफ गर्ल, दैट्स वाई ही वांटेड टू हेल्प गर्ल। तो लेखक बच्ची को देखकर उसके व्यवहार से, उसकी गरीबी से इतने प्रभावित हो गए कि उसको मदद करना चाहते थे। तो लेखक वही कह रहे हैं कि आई बॉट द बास्केट, आवश्यकता नहीं थी, ज़रूरत नहीं थी, जगह भी नहीं था, फिर भी लेखक ने टोकरी खरीद ली। सी वाइप्ड हर आइज, उसने अपनी आंखें पोंछी, उसकी आंखों में पहले आंसू थे, लेखक बता चुके हैं। स्माइल्ड एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, उसने अपने आँख के आंसू पोंछी, फिर वह मुस्कुराई। एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म से गायब हो गई। गायब कैसे हो गई? हेडेड फॉर सम ग्रासेट, उसने अपना हेडेड का मतलब उसने अपना सर किया, किस दिशा में किया? फॉर सम ग्रासेट, जिधर घास की झोपड़ियाँ बनी हुई थी उधर उसने अपना सर किया और तेज़ी से प्लेटफॉर्म से वहाँ से भागते हुए गायब हो गई। मतलब वो अपने घर की तरफ तेज़ी से दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म से चली गई। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, तो लेखक कह रहे हैं कि आज की रात उस लड़की के पास कम से कम 30 सेंट तो जरूर होंगे, और अगर अधिक कोई फैन या बास्केट वो बेची रही होगी तो 30 सेंट से अधिक भी पैसे होंगे। लेकिन चूंकि लेखक ने 30 सेंट उस लड़की को दिया तो वही कह रहे हैं कि दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, उस रात उस लड़की के पास कम से कम 30 सेंट जरूर होंगे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो लेखक जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका के जज थे, वो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिले जो कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे,
तो लेखक कह रहे हैं कि आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैंने इस कहानी को, लड़की के साथ जो इनका ये अनुभव हुआ, इस कहानी को उन्होंने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी बताया। आई टोल्ड हिम, मैंने उनको बताया। इट वॉज वन रीज़न आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया। तो उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह भी बताया कि यही एक कारण है, मतलब यह भी एक कारण है कि जिसकी रीजन से मैं भारत से इतना ज़्यादा लगाव रखता हूँ, भारत से इतना ज़्यादा प्रेम रखता हूँ कि भारत के लोग इतने स्वाभिमानी हैं, परिश्रमी हैं, सेल्फ रिस्पेक्टिव हैं। द पीपल आई सा इन इंडिया। अब लेखक अपने यश को कंक्लूड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि द पीपल आई सा इन इंडिया, मैं भारत में जिन भी लोगों को देखा, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस। कह रहे हैं कि चाहे वो गांव में रहने वाले लोग हों, चाहे वो बड़े बड़े ऑफिसों में काम करने वाले लोग हों, हैव बोथ प्राइड एंड लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। कह रहे हैं कि इन दोनों तरह के लोगों में, चाहे वो गांव के रहने वाले हों, चाहे वो बड़े बड़े ऑफिसों में काम करने वाले हों, इन दोनों लोगों में ये प्राइड है, गर्व है, और लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। इन लोगों में एक डिसेंसी भी है, गुड मैनर्स है, मर्यादा वाले लोग हैं, बहुत ही शालीन लोग हैं, चाहे वो गांव के लोग हों, चाहे वो बड़े बड़े ऑफिसों में काम करने वाले अधिकारी हों। और इनमें सिटीजनशिप को लेकर के, अपनी नागरिकता को लेकर भी बहुत ज़्यादा गर्व है। दे फील प्राउड दैट दे आर इंडियन। तो ऐसा लेखक ने अनुभव किया, हर तरह के लोगों से मिले, गांव वालों से मिले, शहर में ऑफिस में जो काम करने वाले हैं उन लोगों से मिले। ऐसा करने के लिए ही वो रास्ते में हर स्टेशन से उतरते थे, लोगों से बात करते थे, उनके विचार जानना चाहते थे। तो उसी को कंक्लूड करके कह रहे हैं कि उन्होंने जिन भी लोगों से मिला, चाहे गाँव वाले हों, चाहे ऑफिस में काम करने वाले हों, कोई भी हों, तो इन सब लोग में एक विशेष प्रकार का गर्व था, बहुत ही शालीन लोग थे, अपनी नागरिकता को लेकर ये बहुत ज़्यादा गौरवान्वित थे। दे आल्सो हैव ए पैसन फॉर इंडिपेंडेंस। तो लेखक कह रहे हैं कि आज़ादी को लेकर भी इनके अंदर बहुत ही स्ट्रांग डिजायर थी। पैसन मीन्स होता है स्ट्रांग डिजायर। तो आज़ादी को लेकर के इनके अंदर एक दृढ़ इच्छा थी, नई नई आज़ादी मिली थी, लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्क्वेलर एंड पॉवर्टी, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, हैड गिवन मी ए ग्लिम्स ऑफ वार्म सोल ऑफ इंडिया। तो लेखक कह रहे हैं कि यह छोटी सी लड़की, दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह सुंदर बच्ची जो कि सिर्फ 9 वर्ष की थी, बॉर्न इन स्क्वेलर, जो कि बहुत ही डर्टी कंडीशन में पली बड़ी थी, बहुत ही गंदे वातावरण में पली बड़ी थी, एंड पॉवर्टी, गरीबी में पली बड़ी थी, अनएजुकेटेड भी थी, पढ़ी लिखी भी नहीं थी, और वह अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर। तो यहाँ ग्रामर का मतलब है फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं ली थी वो, उसकी कोई किताबी पढ़ाई भी नहीं हुई थी, एंड मैनर्स, मैनर्स भी संस्कार, अच्छे संस्कार में भी नहीं पली थी। तो कह रहे हैं कि जब यह छोटी सी लड़की जो कि 9 साल की थी, जो कि गंदे वातावरण में पली हुई है, गरीबी के वातावरण में पली हुई है, अनएजुकेटेड है, पढ़ी लिखी भी नहीं है, इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, और ना तो वह स्कूली पढ़ाई की है, ग्रामर का मतलब है यहाँ पर फॉर्मल एजुकेशन से, तो ना तो किताबी पढ़ाई की है, स्कूल में पढ़ाई की है, और ना ही मैनर में ही, ना तो उसको अच्छे संस्कार दिए गए हैं, अच्छे संस्कारों में भी नहीं पली है। फिर भी हैड गिवन में ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, फिर भी उसने इस महान भारत की आत्मा की एक झलक दिखला दी। मतलब उन्होंने शो कर दिया कि भारत के लोग कैसे हैं, वो कितने परिश्रमी हैं, खैरात में लेने वाले नहीं हैं, परिश्रम करते हैं, परिश्रम करने के बाद ही मेहनत से कमाते खाते हैं। और इस तरह से लेखक को भारत में आने का जो एक विशेष उद्देश्य था, भारत के बारे में जानना चाहते थे, भारत के लोगों के बारे में जानना चाहते थे, या जानना चाहते थे कि जो किताबों में लिखा हुआ, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, बाकी जो चीज़ें हैं जो भारत के बारे में कहा गया है, क्या वह सही है या नहीं सही है, यही जानने के लिए वो स्टेशनों पे उतरते थे, बातें करते थे। अब
अच्छी तरह से जान गए कि जो ऑफिशियल एटीट्यूड है वो चीज़ें बिल्कुल सही हैं। भारत के लोग परिश्रमी हैं, मेहनती हैं, और इस बात का प्रूफ इस 9 साल की छोटी सी लड़की ने उनको दे दिया। इस तरह से आज का ये पूरा लेसन ख़त्म होता है। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस ए शॉर्ट पैसेज फॉर एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। हैव ए वेरी नाइस डे।